कि इंटरनेशनल पंच बने ट्रंप ने क्या पूरा खेल कर दिया, या पाकिस्तान की अभी वो कुटाई बाकी है जो हुई ही नहीं है? क्या पाकिस्तान का अंत आ गया है? ये ब्रेक 2 कदम पीछे हट करके कुटाई का है। तो चाइना को बड़ा सस्ता सौदा लग रहा है, भारत पर दबाव बनाने का सौदा लग रहा है, और खासकर वो सीन में है नहीं, वो कहीं सीन में है नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ उसकी जो बातचीत हुई है उसको भी उसने ट्वीट नहीं किया, ना उसकी कोई कंफर्मेशन दी है। डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी में बना तो प्रधान राष्ट्रपति, और आज हम अप्रैल में बैठे हैं, वो लगातार अपना पिछवाड़ा पटक रहा है, छाती कूट रहा है, बाल खोपड़ी बाल नोच रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध क्या रुका? नहीं रुका, ठेका रुका। नंगे नहीं हो जाओ मनीष जी, मिट जाओ। पाकिस्तान तो नंगा तो है, ये दुनिया के बाजार में नंगे की उसकी छवि है, नंगे नंगे की है उसका आचरण है। और अभी उसने नंगे ताजा की कैसे पहले, मतलब कल जाकर जो आदमी अमेरिका के पैरों में लौट रहा था। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया, उसे एकाएक सीज फायर कहा गया। और जिस भारत ने शुरुआत में यह कहा कि हमने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमने ना पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया और ना ही पाकिस्तान की आम निर्दोष जनता पर, लेकिन पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में हमला कर युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद पूरी रात भारत ने वन साइडेड पाकिस्तान की कुटाई की। इतनी तबाही मची कि पाकिस्तान की संसद में जलालत हुई। उसके आईएनबी मिनिस्टर की लंदन में पाकिस्तानियों ने खूब मजम्मत की। इतनी गंदी गंदी गालियां पढ़ी कि पूरी दुनिया में वायरल हुआ। युद्ध की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही थी। एकाएक वन साइडेड लग रहा था कि पाकिस्तान की भारतीय आर्मी पिटाई कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन एकाएक शाम के 5 साढ़े 5 बजे पूरा देश स्तब्ध रह गया, यह जानकर कि सीज फायर हो गया और दोनों देश ने तय कर लिया है कि अब युद्ध नहीं होगा। विशेष रूप से यह कहा गया कि 48 घंटे तक के लिए 12 तारीख को दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे और उसके बाद आगे की तैयारी होगी। फिलहाल 48 घंटे के लिए सीज फायर है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट खा गया डोनाल्ड ट्रंप। भारत सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करती इससे पहले ही ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी। भारत की बहुसंख्य जनता, खास करके वो जो नरेंद्र मोदी को बहुत प्रेम करते हैं, वो राष्ट्रवादियों को, आम जनता के दिलो दिमाग पर हुआ कि हो क्या गया। वो चौंक गए कि क्या भारत ने एक दबाव में किया या फिर मोदी ने अपनी रणनीति के तहत पाकिस्तान को फिर एक अवसर दिया। 48 घंटे का ये कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है क्या? लेकिन इसकी बैठक, इसकी घोषणा के कुछ ही देर बाद भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की अगुवाई में तीनों सेना प्रमुख की बैठक ने और चौंका दिया है। ये स्थिति कहां जा रहा है? पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन तत्काल कर दिया। कश्मीर के जिस चीफ मिनिस्टर ने कुछ ही दिन पहले कहा कि यदि सीज फायर हो गया, यदि युद्ध रुक गया, तो अब लोगों को हज यात्रा के लिए सुविधा देनी चाहिए, उनकी यह घोषणा हुई ही हर कोई अपनी राजनीतिक दांव चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी यह दांव चल दिया कि अब तुरंत हमें कश्मीर से फ्लाइट दिया जाए ताकि हम हज के लिए भी निकल सके, ऐसी सुविधा हो। उनके इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ और फिर उन्होंने कहा कि सीज फायर, ये हमारे ऊपर हमला हो रहा है। एक कहावत है जो अक्सर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लातों के भूत बात से नहीं मानते। ये लातों के भूत हैं, ये बात से नहीं मानने वाले थे। परिस्थितियां अब कहां जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस पूरी बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल पंच बने ट्रंप ने क्या पूरा खेल कर दिया, या पाकिस्तान की अभी वो कुटाई बाकी है जो हुई ही नहीं है। क्या पाकिस्तान का अंत आ गया है? ये ब्रेक 2 कदम पीछे हट करके कुटाई का है। कहां जा रहा है ये मामला, इसे समझेंगे। सतीश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। पूरा देश चौंक गया सर। शाम 5 बजे ब्रीफिंग थी रक्षा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय के संयुक्त रूप से, लेकिन उस ब्रीफिंग से के सही टाइमिंग से कुछ ही देर पहले ट्रंप का ट्वीट वायरल हो गया और उसने क्रेडिट ले लिया कि दोनों देश ने युद्ध विराम कर दिया है।
फिर एक बहुत छोटा सा प्रेस ब्रीफिंग विक्रम मिश्री जी का हुआ, देश चौंक गया, सन्न रह गया। फिर भी ये स्वीकार कर लिया कि चलो हमारी सरकार ने यदि जो कुछ भी किया होगा सही ही किया होगा, लेकिन कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होना था। योगी जी के शब्द अभी हम याद आ रहे हैं कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। पाकिस्तान ने बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में फिर से हमला कर दिया, तो युद्ध तो खत्म हुआ नहीं। अब क्या होना है? नहीं, अब जो होना वो तो मनीष जी अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो हुआ वो बड़ा शर्मनाक था। वो बड़ा शर्मनाक था। एक तो मान लीजिए अगर कोई युद्ध विराम होना था तो भारत और पाकिस्तान की बातचीत करके इन दोनों देशों को करना चाहिए था। तो वो चौधरी बना, वो 16,000 किलोमीटर बैठा डोनाल्ड ट्रंप, और उसने एक डंडे की तरह, जैसे स्कूल का कोई हेडमास्टर होता है, इस तरह से उसने घोषणा कर दी कि हम बात कर ली है और दोनों दोनों लोग युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और उसके इस घोषणा के बाद 8-10 मिनट बाद जो है पाकिस्तान ने ट्वीट करके बता दिया कि हमारा समझौता हो गया है। और बाद में करीब आधे पौने घंटे बाद जो विदेश सचिव मिश्री जी, उन्होंने आके एक मुश्किल से 2-4 लाइन का स्पष्टीकरण दिया। लेकिन जब जिस समय मिश्री जी स्पष्टीकरण को दे रहे थे तो लोगों ने देखा होगा, ऐसा लग रहा था जैसे 3 दिन से खाना नहीं खाया, चेहरा लटका हुआ था। लग रहा था कि बड़ा शर्मनाक समझौता हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब ये कहानी आएगी सामने। तो पहले तो आज जो है दर्शक इस बात को समझे कि पाकिस्तान ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप तो काम किया है, उस पर तो हम लोग आज पूरा कार्यक्रम ही करेंगे। लेकिन उससे पहले वो जो पूरी दुनिया का चौधरी बनने का सपना देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप, और बड़ी चौधराहट से आगे उसने बताया था कि हमने कह दिया कि तुम युद्ध विराम हो जाए, और उसके बाद दोनों देश तैयार हो गए थे। उस एक अंग्रेजी में कहावत होती ना, एग ऑन द फेस, उसने डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे में नहीं फेंका है अंडा, उसने डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी पे अंडा फोड़ दिया है। बिल्कुल एकदम तर है वो अंडे से। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ जवाब नहीं सूझेगा कि ये हुआ क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत अपने आप को लगा ना चौधरी बन रहे थे वो, कि उनकी दूसरा झटका जो लगेगा, हाँ देख ये बिल्कुल इसके खोपड़ी पे अंडा फोड़ा है आज पाकिस्तान ने। और भिखारी टाइप का पाकिस्तान जो कल तक इसके आगे गिड़गिड़ा रहा था 1-2 अरब डॉलर के लिए, वो इतनी हेकड़ी अचानक क्यों भरने लगा। तो उसका मनीष जी जो पहले अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि उसने 9 बजे से बमबारी शुरू कर दी, उसने ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए, उसने बॉर्डर पे हमला शुरू कर दिया। बॉर्डर में बड़ी भीषण गोलाबारी चल रही है। पूरा श्रीनगर में ड्रोन छोड़ रहा है, बाड़मेर में ड्रोन छोड़ रहा है, उधमपुर में ड्रोन छोड़ रहा है। यानी जहां तक जो काम वो कल तक कर रहा था वही काम उसी स्पीड से वो आज भी कर रहा है। और इसके साथ ही साथ उसने कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी है कि जो कहा गया था भारत की तरफ से, बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और पाकिस्तान ने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए। जो भारत की तरफ से विक्रम मिश्री कहने आए थे कि कोई भी अगर आतंकवादी घटना होगी तो उसको हम उसको युद्ध की तरह मानेंगे और उसी हिसाब से हम रिस्पांस करेंगे। तो दर्शकों को बता दूं वो काम भी हो गया। अभी हम लोगों ने जब डिबेट शुरू की है उससे 10-5 मिनट पहले नगरोटा में जो हमारी मिलिट्री का कैंप है वहां पर हमला हो गया है। 4 आतंकवादी घुसे हैं और बाकायदे उनको कवर फायर पाकिस्तान की आर्मी दे रही। मनी जी पहले जरा खबर दिखा दीजिए, ANI की खबर है, इधर उधर उलूल जुलूल खबर नहीं है और वो बड़ी खबर है। तो अब वहां भगवान से प्रार्थना करिए कि जो हमारे जवान फंसे बचे उनकी जान बचे। कितने बच्चे हैं क्या होता है ये तो परिणाम बताएगा। तो जो उसने एक तो ड्रोन फेंक कर उसने किया, उसके बाद सीमा पे भारी गोलाबारी, और एक कोई गुंजाइश ना रह जाए तो उसने आज वो टेरर अटैक भी कर दिया और सीधे मिलिट्री कैंप पे अटैक करके किया है। ये जरा देखिए खबर, और अभी मुश्किल से 10-15 मिनट पहले उसने किया है। मैंने तत्काल उसको रिट्वीट करके लगाया है, आप लोग देखें उसको। नहीं नहीं मनीष जी ये नहीं है, ये नहीं है। इसके ऊपर देखिए ANI लिखा हुआ है, उसके ऊपर ANI न्यूज इसके नीचे आई नहीं, है। नई खबर आई है शायद वो आपने। नहीं 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 आ गई मनीष जी, देखिए। नहीं आई है क्या? नहीं है। चलिए बताइए आप चलिए उसके बारे में। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि उसने बहुत साफ शब्दों में लिखा है। ये ये
कि tweet deleted. ANI is retracting news of the terror attack in Nagrota. We await more details. Firing incident at an army unit in Nagrota. As per sentry, suspicious movement was seen, but there has been no further contact with other initial engagement. Further investigations are on in the incident. More details awaited army sources. तो उन्होंने जो पहला वाला ट्वीट किया था उसको उन्होंने डिलीट करके दूसरा ट्वीट किया है। इस वजह से मनीष जी जो देख रहे तो नहीं आया, तो ये समझिए। अब मैं इसको दोबारा किए देता हूँ ट्वीट कि वो खबर सही है, लेकिन अभी उसके डिटेल नहीं आ रहा क्योंकि बिल्कुल ताजी खबर है। मुझे अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए होंगे। तो मिलिट्री यूनिट पर एक तरह से आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान ने बड़ा मुंहतोड़ उत्तर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप और खासकर भारत के गाल पे तमाचा मारा, बड़ा झन्नाटेदार। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, बड़ा अब स्वाभिमान आपका आहत होगा, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारी ये समझौता की जो बात हो रही थी ये कैसा ढोंग था, पाखंड था, कैसे फंसे। उसमें अमेरिका भी फंसा और उसमें भारत भी फंसा, और ये जलालत झेलनी पड़ रही है। और वो जो 4 घंटे का जो युद्ध विराम था उसमें जो शिथिल हुई सेना, शिथिल हुई हमारी चौकीदारी कह लीजिए, जो हमारी अलर्टनेस थी, उसका लाभ उठाकर 4 आतंकवादी घुस गए हैं मिलिट्री कैंप के अंदर। भगवान जाने क्या करेंगे वो, इसको अभी आप लोग देखिएगा। ये है स्थिति आज की तारीख में। तो ये तो अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान ने ये तोड़ दिया इस समझौते के लिए। इस पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ा क्यों, ये बड़ा मुद्दा है। और उसका अभी जो मनीष जी आपको दूसरा ट्वीट खोल रहा था, मैंने उसको रोक दिया था, वो ट्वीट ने बिल्कुल साफ कर दिया। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मैं हमेशा लिखता रहा हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, और अपनी बातों में भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक वेश्या है, इंटरनेशनल बाजार की वेश्या है। वो जो उसको पैसा देगा वो उसके साथ खड़ी हो जाएगी। 5 बजे जो देखिए जो ट्रंप ने समझौता कराया था, वैसा नहीं ट्रंप अपने आप कूद गए थे, उसके पास जाकर गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और कि किसी तरह रुकवाओ, किसी तरह रुकवाओ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और यहाँ पे समझौता कराया। उसके मनीष जी मैंने 5:35 पर समझौते की घोषणा हो गई, ये दुनिया के सामने पहले जो भी हुआ सामने 5:35 पे। और जरा ट्वीट दिखाइए, 8 बजे वो चीन के विदेश मंत्री से बात कर रहा था पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, और 8 बजे वो ख्वाजा आसिफ चीन के विदेश मंत्री से बात करता है, और 9 बजे से गोलाबारी शुरू कर देता है, फिर से ड्रोन फेंकना शुरू कर देता है, फिर से सीमा पर फायरिंग कर देता है। तो उसका कारण है, हाँ जरा ऊपर आ जाइए। तो अभी ये भी मैं पढ़ देता हूँ कि ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद इसाक डार स्पोक टुडे विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द DPM briefed Foreign Minister Wang Yi on the evolving regional situation in the wake of last night's Indian aggression and Pakistan's carefully calibrated response. Foreign Minister Wang Yi acknowledged Pakistan's restraint and appreciated its responsible approach under challenging circumstances. He reaffirmed that China, as Pakistan's all-weather strategic cooperative partner and ironclad friend, will continue to stand firmly by Pakistan in upholding its sovereignty, territorial integrity, and national independence. Both leaders emphasized the importance of close communication and agreed to maintain ongoing coordination in the days ahead. और ये जो है ठीक 8 बजे का इसका ये ट्वीट है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने बात की, और चीन के विदेश मंत्री ने खुलकर उसका साथ देने की बात की है। लेकिन इसमें एक पेंच है मनीष जी, कि अभी तक चाइना ने इस बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, और ये बयान जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से गया है। तो इसको अभी इस पर पूरा विश्वास करना ठीक नहीं, वो बड़ा जगलर आदमी है। लेकिन ये निश्चित है कि इतना बड़ा समझौता कर और बीच में डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थ बनाकर और 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर वो आदमी मुकर गया, तो कोई बड़ी ताकत ने तो उसके पीठ पे हाथ धरे, उर्की तुर्की के बस का नहीं है ये। तो निश्चित तौर पर संदेह की सुई जो है वो जाती है चीन की तरफ, और उसको उसका विदेश मंत्री अपने ट्वीट के द्वारा बता रहा है। तो अब दूसरा नया अध्याय शुरू होगा, और अब लगता है कि युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है। लेकिन चाइना के लिए उस युद्ध के बजट को सहन करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो इंडिया को इंगेज रखेगा इस युद्ध में, और वो तबाह होता रहा, कोई फर्क नहीं। उसके यहाँ लोग मर जाते हैं तो 500 जवानों की अपनी लाशें छोड़ के भाग जाता है कि लावारी से हमारा इनसे मतलब नहीं है। तो उसके जितने मरेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भेड़ बकरी की तरह मरवाता है अपने आदमियों को।
तो चाइना कोई बड़ा सस्ता सौदा लग रहा है, भारत पर दबाव बनाने का सौदा लग रहा है, और खासकर वो सीन में है नहीं, वो कहीं सीन में है नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ उसकी जो बातचीत हुई है उसको भी उसने ट्वीट नहीं किया, ना उसकी कोई कंफर्मेशन दी है। लेकिन ये तो पक्का है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि हिंदुस्तान ने भी उसका क्या हाल किया। तो हम लोग बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों को इकट्ठा करके वो आंखें दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके पास कुछ ताकत ऐसी आई है कि वो अपने अपनी भिखमंगाई को लेकर निश्चिंत है। और ये है ये कारण जो उसने दोबारा 9 बजे शुरू किया है, और खासकर हमारे मिलिट्री कैंप पे जो उसने हमला किया वो बहुत बहुत खतरनाक है। उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, देखिए। ये जो एक सुपर चैट का सवाल है, ये सवाल एकदम से चीजों को यू टर्न कर रहा है। अब देखिए यही लोग मतलब कितना जल्दी चीजें बदलती है कि अब इनको तुरंत लोगों को चाहिए कि मोदी को हटा दिया जाए। भारत सरकार के बस में कुछ नहीं है, जो भी हुआ उसके लिए मोदी जी को त्यागपत्र देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो जिसके पास भी पैसा है वो भारत से निकले। विश्वासघात भारत सरकार ने किया है हमारे साथ, गलती हमारी है जो हमने बीजेपी को वोट किया। एक सेकंड में चीजें इस रूप में बदली है लोगों को। रोके और रहिए, इनको रोके रहिए, इनका लगा रही है। मैं कृष्णकांत कुमार जी जो हैं, इनसे मेरा हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि नरेंद्र मोदी को कान पकड़ के अभी रात में निकाल दो, नहीं तो कल सवेरे बिल्कुल निकाल दो, भेज दो हिमालय, कि तुम्हारा राजनीति से ही कोई मतलब नहीं, तुम्हारा सरकार को छोड़ दीजिए। मुझको एक नाम बता दो कि उसकी जगह लाओगे किसको, मुझको एक नाम बता दो बस। तो ये तुम्हारी सारी बातें मुझे स्वीकार हैं कि तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी निगाह में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिस तरह से मोदी ने 10-11 साल इस देश को संभाला है वो आदमी इससे बेहतर संभाल लेगा, ये बता दो तो हम तैयार हैं। चलो कल से मोदी की इस्तीफे की मांग करेंगे। मुझको 140 करोड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं नजर आता, और अगल बगल पिछले मतलब अगर नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे हैं तो दूसरा मुझे नंबर 20 पे खड़ा नजर आता है। 1 और 20 का अंतर है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये आदमी दावेदार हो सकता है। तो ऐसे आकर बहती बातें कर देना। और मैं कृष्णकांत कुमार जी को एक बात और कह दूं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप किस समय बातें कर रहे हैं? जिस समय देश का दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, पूरे वो निकल जाए, वो अगर सफल हो जाए, उसका हमला सफल हो जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी को मारने जाएगा? उसका जो सबसे पहला निवाला होंगे वो हम और आप होंगे। हमारे आपके जो भाई बहन रहते हैं उस बॉर्डर पे वो रहेंगे, हिंदुओं को निशाना बनाएगा वो। देखते नहीं क्या सोशल मीडिया पे कैसे वीडियो आते हैं? तो इस तरह की जो बातें मैं क्या बोलूं आपको, बस इतना ही कह रहा हूँ कि जरा कहीं दोबारा हो तो एक लिख के जरा बता दीजिएगा कि वो नाम कौन हो सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया जाए, उसको लाके बैठा दिया जाए। यही मेरा जवाब है। बाकी सर कृष्णकांत कुमार अकेले नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब हम ये कहते हैं ना कि उनका इकोसिस्टम मजबूत है, इधर वालों का इतना हृदय और सब कुछ इतना लिजलिजा और इतना कमजोर होता है, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं ये उसकी बानगी भर हैं। और यही वजह है कि जब मैंने आज आपकी शाम में जब आपसे हमारी बात हुई, हमने सोशल मीडिया पर जब भारत द्रोहियों को देखा जो अभी आधे घंटे तक पहले तक कह रहे थे कि नहीं युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध से क्या होता है, जिसके घर में सेना है तो तुम क्या समझोगे, जिसके बच्चे सेना में नहीं है, जिनके बच्चे सेना में है वो समझते हैं। ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये पूरा एंटी नेशनल गैंग जो अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था कि मोदी युद्ध क्यों नहीं करता, वो अभी शाम के 4 बजे तक युद्ध विराम चाहता था। और जब युद्ध विराम हुआ तो उसे इंदिरा याद आने लगी। इसीलिए हम कहते हैं कि उनका इकोसिस्टम, वो थेथरों का गैंग, राष्ट्रद्रोही कम से कम इस मामले में हमसे अच्छे हैं कि वो एकदम से स्टैंड उनका क्लियर रहते हैं। ये सो कॉल राष्ट्रवादी जो हैं ये थिथले हो जाते हैं। ये कृष्णकांत कुमार अकेले नहीं है सर, ऐसी बड़ी संख्या में है जिनको अभी तुरंत नरेंद्र मोदी कुर्सी से बाहर चाहिए, और फिर ये उसके एजेंडे को तय करते हैं जो भारत द्रोही बैठे हुए हैं भारत को बेच लेने के। इनको इसलिए नहीं पसंद है। और यही नहीं हुआ है, यदि सीज फायर तब कुछ ऐसे हो जाता सर, तो 2 मिनट के लिए ही देखिए कि कैसे, मतलब कुछ लोग ये तस्वीर चला रहे हैं कि जो आपने अभी जो बात कही है एकदम से वही ये तस्वीर हमारे कुछ, मुझे लगता है शायद कुरील का ही ट्वीट है या क्या है, प्लीज हेल्प मी करके ये चलाया है। और इसके कुछ ही देर बाद देखिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है किसके साथ, ये अभी की तस्वीर है थोड़ी देर पहले की। यदि सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये बैठक किस लिए हो रही है? प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और हमारी पूरी वो सीट अजीत डोभाल जी हैं, पूरी सेना प्रमुख है। इससे पहले साफ साफ विदेश मंत्री ने कह दिया कि इसमें कोई चौधरी नहीं बनने आया था।
अब सवाल फिर वही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी मूर्खता क्यों की कि पूरा पासा ही पलट गया। नहीं मनीष जी, देखिए ये तो एस जयशंकर अगर कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बाकायदे बताया पूरी दुनिया को, सीधे सीधे हो गया कि उसकी चौधराहट में, उसके चौधरापन में हुआ है। लेकिन उस समझौते को जरा अगर आप गौर से देखिए तो उसमें कहीं भारत दबा हुआ या भारत हारा हुआ या भारत बड़ा कमजोर नजर नहीं आ रहा। यहाँ वो जब समझौते की खबर आई और उसके बाद मैं भी गुस्से से बिल्कुल आग बबूला था, क्योंकि मैं उस समझौते को कतई मुझे स्वीकार्य नहीं था। कि उसका कारण है कि आप हारी हुई जीती हुई बाजी को आप हार रहे थे। आपने जीती हुई बाजी उसके हथेली में दे दी थी पाकिस्तान के। और उसका कारण है कि अगर ये समझौता आता तो या तो फिर समझौता तब आता जब पूरे सारे आप सारी शर्तें उसकी बताते कि इन शर्तों पे समझौता हुआ है। एक लाइन का समझौता आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, उसके बाद आके पाकिस्तान तो नाचने लगा, उसकी तो जान बची लाखों पाए। और उसके बाद हिंदुस्तान में भी आके वो विक्रम मिश्री, उन्होंने 2-3 लाइन का पढ़ा कि हमारा समझौता हो गया, 5:35 से नहीं होगा। उसका कारण है, मैं गुस्से से क्यों बोल रहा था ये भी बता दूं कि ये 3-4 दिन की लड़ाई के बाद आप जब समझौता कर रहे हैं तो उस 3-4 दिन की लड़ाई का परिणाम क्या था, जरा इसमें गौर करिए। कि याद बता दूं कि पाकिस्तान के 16 एयर स्ट्रिप हैं जो उसके मिलिट्री इस्तेमाल करती है, जहां से उसके फौजी जंगी जहाज उड़ते हैं। और उन 16 स्ट्रिप में से 6 स्ट्रिप 3 दिन के अंदर भारतीय सेना ने बिल्कुल नष्ट कर दी थी। यहाँ से वहां से एक जहाज उड़ नहीं सकता था। और इसका मतलब आप समझते हैं, उसमें सरगोधा की उसकी स्ट्रिप थी जहां पे कम से कम 120 जहाजों का स्टैंड है वहां पर। तो जब आपने सरगोधा की स्ट्रिप तोड़ दी तो वो 120 जहाज खिलौने के हो गए, मिट्टी के हो गए, क्योंकि वहां से वो उड़ ही नहीं सकते थे। इसी तरह से उसका जैकबाबाद है जो F-16 की जिसकी आप बात करते हैं, जो जिसको सबसे बड़ा नाचा करता है पाकिस्तान, उसकी 2 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान के पास। वो दोनों स्क्वाड्रन जैकबाबाद के एयर स्ट्रिप पे खड़ी होती है, यानी 36 जहाज। तो 150 जहाज को एक झटके में पानी कर दिए थे 3 दिन के अंदर भारतीय सेना ने, जबकि पूरी तरह से लड़ नहीं रही थी। और इस तरह से 6 और थे वहां भी, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40, इस तरह जहाज, जंगी जहाज खड़े थे। तो पाकिस्तान के 300 जहाज तो एक तरह से नष्ट हो चुके थे, किसी काम के नहीं थे, क्योंकि जब एयर स्ट्रिप ही खुदी हुई तो दौड़ वहां वो उड़ ही नहीं सकते थे। और इस हालत में जब, और उसका जो सिस्टम था मिसाइल पकड़ने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तो पहले दिन ही भारत ने तहस नहस कर दिया था। ये सब लोग देख रहे हैं किस तरह भारत घुस के मार रहा था, रावलपिंडी तक मारा। तो इतना अपर हैंड होने के बाद अगर समझौता किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो मेरा भी मनीष जी एक सवाल है कि मैं इस समझौते से बिल्कुल संतुष्ट हो जाता। कारण बता रहा हूं कि कम से कम उस कुलभूषण जाधव को छुड़वा लेते, कि कुलभूषण यादव को छोड़ो तब ये समझौता होगा। हाफिज सईद को कहते कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करो तब ये समझौता होगा, क्योंकि लड़ाई तो आतंक के खिलाफ थी ना। यही कह के तुमने देश से कहा था कि ये आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो हाफिज सईद को छुड़वा लेते, जकीउर रहमान लखवी को छुड़वा लेते, तो वो जिस दाऊद के नाम से पूरा देश खोपड़ी पटकता, उस दाऊद के बारे में बात कर लेते। तो तुमने किसी के बारे में कोई बात ही नहीं की। यानी वो कुलभूषण जाधव तक के बारे में तुम्हें भूल गए, जिसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक लड़ने चले गए थे। तो ऐसा कौन सा दबाव था? ये देश के सवाल में मन है, देश के मन में सवाल है, मैं उल्टा बोल गया, कि देश के मन में सवाल है कि आखिर किस दबाव में प्रधानमंत्री मोदी ने वो समझौता किया था। और उसमें जो है 3 ही 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने कालिक भी पोत दी, बड़ी उजड़ता से और बड़ी आक्रामकता से। तो नाराजगी मेरी भी थी, लेकिन मैंने फिर कहा, जो मैं उनसे कह रहा था, जिस सज्जन में नाम भूल गया उनका, कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी को गाली देके कोई आपको हल नहीं मिलेगा, कोई उसका फल न फल मिलेगा ना हल मिलेगा, और आप अपने देश को और ज्यादा संकट में डालेंगे। तो पहले तो इस संकट से कैसे उभरे ये जरा तय करिए। ये लिख रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर लाज बचा ली, वरना आज मोदी जी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वरना इतना गुस्सा आ रहा था कि बस गाली निकली मुंह से। आम तौर पे ये गुस्सा था। मैंने भी जब देखा पहले तो शुरुआत में मुझे भी बहुत क्रोध आया कि ये हुआ क्या, ये आम भारतीयों का था, तमाम राष्ट्रवादियों का था। लेकिन अब की बार दोनों सोच में जो है एकदम से लगा जैसे शुरुआत में कि एक हो गया, चाहे राष्ट्रद्रोही हो चाहे राष्ट्रवादी हो, सबको ये लगा, सबके सब चौंक गए कि ये क्या हुआ। नहीं, इन पर तो मनीष जी आता हूँ, इनका तो धंधा ही है, इनको देश के खिलाफ बोलना, इनको प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, सेना के खिलाफ बोलना, इनका धंधा। ये कुत्ते हैं और ये भौंकेंगे हमेशा। ये इनके 4 टारगेट होते हैं, इन चारों के खिलाफ बोलते हैं। इन पर अभी हम लोग आते हैं।
ये जयवीन कुमार जी का बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये मैंने जो आप लोग के मन में थी वो बात मैंने बड़ी स्पष्ट करके खुलकर कह दी, लेकिन जरा आप इसका दूसरा पक्ष आ जाइए। उसको भी मैं नरेंद्र मोदी के आचरण से बिल्कुल विपरीत मैंने पाया है कि 5:30 बजे इसकी घोषणा होती है और अभी तक नरेंद्र मोदी की शक्ल नहीं देखी किसी ने, और जबकि ये वो प्रधानमंत्री है कि वो नागालैंड के किसी उग्रवादी गुट से कोई समझौता कर लेते हैं, राखी मध्यस्थता होती है और वो नागालैंड का गुट जो है भारत में बड़ी आस्था प्रकट करता है, तो उस समझौते में नरेंद्र मोदी बीच में बैठते हैं कि हमने कराया है समझौता। वंदे भारत की जितनी भी ट्रेनें चली हैं, तो अगर 5 ट्रेनें एक साथ चली तो नरेंद्र मोदी ने 5 को खुद ही झंडी दिखाई, कहीं भी ये नहीं कि 5 जगह तो 5 मंत्री अपने भेज देते। तो इतना ज्यादा मीडिया क्रेजी तो है, वो मीडिया क्रेजी है और उनको बड़ी जल्दी रहती कि वो झंडी मैं ही दिखाऊंगा वंदे भारत को। इतना मीडिया क्रेजी प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण मौके पर, इतने महत्वपूर्ण समझौते पर गायब क्यों गायब था? तो निश्चित तौर पर, जैसे अब आ रहा हूं मैं मुद्दे पर, जिस तरह से आपको नहीं स्वीकार हो रहा था, दोनों अभी कमेंट आए, इनको नहीं स्वीकार हो रहा था, मुझे स्वीकार नहीं हो रहा था, तो स्वीकार तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं हो रहा था। ये इसको आप समझिए। अगर वो स्वीकार कर रहे होते, बड़ा बढ़िया समझौता हो रहा होता, तो 5:30 बजे के बाद जो है सामने आ गए होते, बताते कि ये समझौता हो गया और हम लोग अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो पीछे क्या कहानी है, इतनी आसानी से समझाने वाली बात नहीं है, और ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। केवल इतना ही है कि इस समय जैसे सेना कैंप पे हमला है तो थोड़ा शांति से काम लीजिए। लेकिन अब ये क्योंकि जो बाद वाला जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक मौका दे दिया है, तो वास्तव में पाकिस्तान ने एक अवसर दिया है नरेंद्र मोदी को कि अब वो दोबारा ऐसा पाप ना करें। और मैं पाप भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, फिर बता दूं आपसे कि प्रधानमंत्री बनते ही मेरे ख्याल से 2015 का 15 अगस्त था या 2016 का 15 अगस्त था, नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का नाम लिया था, और तब से वो बलूचिस्तान टकटकी लगाए नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, लेकिन कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई। वो बैक चैनल क्या चलती है वो हम आप जानते नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मदद होती होगी। इस बार ऐसा अवसर उत्पन्न हो गया था कि हर पूरी दुनिया ये मान रही थी कि बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, और बलूचिस्तान ने आगे बढ़कर एक तरह से आपकी मदद की थी। वो उसने मारना शुरू किया था पाकिस्तान की आर्मी को, और आपने ऐसे मौके पर बिना कोई शर्त लगाए उसको युद्ध विराम कर दिया, तो पाकिस्तान की जितनी आर्मी यहाँ फ्री होती उस सब बलूचिस्तान में घुसेड़ देता, क्रश कर दो, उनको निपटा दो। तो उनको साथ बड़ी बर्बरता के साथ पेश आती पाकिस्तान की आर्मी। तो उस पर नरेंद्र मोदी का या जो वो तो खैर सामने आए ही नहीं, लेकिन जो सज्जन आए थे विक्रम, क्या नाम उनका मनीजे, मिश्री जी, वो मिश्री जी भी कुछ नहीं बोले। वो जो दोनों आती हैं प्रवक्ता बन के, वो भी कुछ नहीं बोली। तो मुझको उस समय बलूचिस्तान की चिंता सता रही थी कि उन लोगों का क्या होगा, कि उनके साथ तो ये बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ देंगे, और अगर बलूचिस्तान बन जाता तो भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होती। तो उसको आपने अधूरा छोड़ा। और उसके अलावा ये समझौता करते समय याद नहीं आई कि जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से पीओके हमारा पीओके कब्जा कर लेंगे। गृह मंत्री कहीं सदन में बोल रहे हैं, गृह मंत्री चुनावी रैली में बोल रहे हैं, गृह मंत्री सड़क पे बोल रहे हैं, और अब की जब थाली में सजा के पीओके सामने था तो तुमने समझौता क्यों किया? तो ये सवाल है, इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं, गलतियां बहुत हुई है इस समझौते के अंदर, और उसमें आपने अपमानित किया है देश की सेना को, देश की सेना के साथ आपने छल किया है। ये जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 4-5 दिन पहले कह दिया था कि हमने अब देश सेना के हाथ में छोड़ दिया कि सेना जो चाहे वो करे, तो इसको भी जरा छोड़ देता सेना को, कि सेना अगर ठीक समझ ली तो समझौता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब आपने क्यों डोनाल्ड ट्रंप के साथ चौधरापन किया? तो और वो जो चौधरापन किया इतनी बुरी तरह से उल्टा पड़ा है चेहरे के ऊपर कि बहुत दिनों तक चेहरा लाल रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि अब इसकी कोई सफाई नहीं दे पाएंगे कि ये गद्दारी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो की, ये गद्दारी भांपने में कहाँ गलती हुई, समझने में कहाँ गलती हुई, और उसका सुधार क्या कर रहे हो? तो अब उसका सुधार, उसके जब सुधार की बात आएगी तो फिर उस सेना के ऊपर बोझा आ जाएगा, वो उसी सेना के कंधे पे लड़ोगे, वही सेना इस गलती को सुधारेगी जो तुमने गलती की आज शाम को 5:30 बजे। तो ये सवाल पूछिए प्रधानमंत्री मोदी से, उन पर दबाव भी बनाइए, लेकिन ये कह देना कि इस्तीफा दे दें, त्यागपत्र दे दें, ये महा पागलपन, मूर्खता और बेवकूफाना बातें हैं ये। अब जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है, मतलब अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप तो उल्टी खोपड़ी का है ही है,
ये तो हुआ कि क्रेडिट उसने लिया, उसकी बात पर भारत ने मान लिया। अब जो हरकत पाकिस्तान ने किया है, इसके दो पक्ष हैं। अब जो हरकत पाकिस्तान ने किया है भीख मांगने के बाद, मुझे माना जा रहा है कि पाकिस्तान को पैसा इसी शर्त पे मिला। मनीष, ये सवाल आप लीजिए, जरा डोनाल्ड ट्रंप पे भी बात कर लूं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जरूरत से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने भाव दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी में बना था प्रधान राष्ट्रपति, और आज हम अप्रैल में बैठे हैं, वो लगातार अपना पिछवाड़ा पटक रहा है, छाती कूट रहा है, बाल खोपड़ी बाल नोच रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध क्या रुका? नहीं रुका, ठेका रुका। और अगर इजराइल लगातार मार रहा है, फिलिस्तीन वालों को मार मार भंगी बना दिया, उसने पूरा गाजा खाली करा दिया। पिछले 3 महीने से तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ज्ञान देते हैं कि तुम खत्म कर दो, युद्ध नहीं होना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमाका करना चाहिए। इजराइल इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता, करता हुआ जो उसके मन में आती है। 2 उदाहरण तो आपके सामने, और तीसरा उदाहरण एक और देता हूं कि सीरिया के अंदर असद की सरकार थी, और उस सरकार को अमेरिका और इजराइल दोनों पैटर्नाइज करते थे, वही उसको संरक्षण देते थे। और एर्दोगान ने वहां के विद्रोहियों को साथ उनको पूरी मदद करके उस असद की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। असद शायद भाग के रूस ही गया है, जो खबर है उसको कंफर्म नहीं आई है। उस पूरी सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया। क्या कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने? तो जो आदमी सिर्फ बकचोदी करता है, लंबी लंबी बातें करता है, उसके बाद उसका कुछ रहता नहीं करने के लिए, उस आदमी की एक बार की बात में प्रधानमंत्री मोदी कैसे आ गए, ये सवाल है, बड़ा सवाल है। और 140 करोड़ लोग जो वो छाती ठोक ठोक के कहते हैं मंच पे कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, तो जहां पे वो असद को नहीं बचा पाया, ना वो फिलिस्तीन को बचा पाया, ना वो यूक्रेन को बचा पा रहा है, और जो जैसा चाह रहा मनमाना खेल रहा है, तो तुम पर ऐसा कौन सा दबाव था, ये देश जानना चाहेगा। ये और ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा मनीष जी। हम आप भले ना करें, लेकिन ये देश तो सवाल पूछेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपने किस और बिना किसी उसके। और सबसे खास बात कि जिस दिन आपने इस लड़ाई को शुरू किया था, तो आपने कहा था कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और किसके लिए शुरू किया था, उसका नाम क्यों रखा था? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आपने नाम इसलिए रखा था क्योंकि 25 हिंदू महिलाओं का सिंदूर पूछा गया था 22 अप्रैल को पहलगांव में। क्या नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई जवाब है कि उनमें से एक भी हत्यारा अभी तक पकड़ में आया? उस 22 अप्रैल को जिन्होंने 25 हिंदुओं के खून से होली खेली थी, उसमें से एक भी हत्यारा आज भी आपकी पकड़ में नहीं है। तो ये पाकिस्तान के साथ समझौता कौन सा कर रहे थे? ना तुमने हाफिज सईद को नहीं लिया, जकीर रहमान लखवी को नहीं लिया, जो अपना आदमी बंधक कुलभूषण जाधव, उसको नहीं छुड़वाया, और तुमने समझौता कर डाला। अरे कम से कम जब सब कुछ मालूम था कि पाकिस्तानी कर रहा है, इसीलिए हमला करने बैठ गए, तो कम से कम कहते जरा इनका तो पता दे दो, जो तुम्हारे भेजे हुए हत्यारों ने वहां पे खून की होली खेली है, उनके बारे में, उनके पैरों की धूल इनके पास आज भी नहीं है। तो वो 6 हत्यारे, और उसके अलावा जो पाकिस्तान में तो पूरी मंडी सजी हुई है आतंकवादियों की। तो ये आला देखिए मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 5:30 बजे आज समझौते की घोषणा हुई थी, इसमें एक भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसमें मैं प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलूं। 100% गलत, और पूरी तरह से मात खाए हैं, बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान ने उठा के पटका है। लेकिन फिर मैं साथ में यही कहूंगा कि गलती हो जाती है, 11 साल में ऐसी गलती हुई है, और ये भारी गलती थी जिसको पाकिस्तान ने अपनी मूर्खता से थोड़ा कम कर दिया। अगर पाकिस्तान वो मूर्खता ना करता, पाकिस्तान कहीं वो युद्ध विराम को मान लेता, तो वो दोबारा रिस्ट्रक्चर करता अपने आप को, दोबारा ज्यादा मजबूती के साथ। वो तो इनका हजारों साल का इतिहास है, इसका पाकिस्तान का तो जन्म अभी हुआ है कि इस कौम का इतिहास है गद्दारी। वो पृथ्वीराज चौहान के समय चले जाइए, तो जब इनको मौका मिलता तो जूता चाटने लगते, तलवे चाट लेते हैं, और जैसे ही मजबूत होते हैं ये आपकी गर्दन काट देते हैं। तो ये कोई बड़ा अनहोना काम नहीं था। तो वो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी चूक हुई थी, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी मूर्खता से अपने हाथ से गवा दिया। लेकिन आइंदा आगे इस तरह का समझौता नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो ये सवाल फिर इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे अंत तक। बिल्कुल, ना सिर्फ पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी वाला मामला है, बॉलीवुड फिल्मों में भी पाकिस्तान को लेकर के चर्चा है, ये डायलॉग बहुत है, आज बहुत वायरल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोगों का तजुर्बा है खान साहब, मुझे उन लोगों का तजुर्बा है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। जय हिंद साहब। ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही किया है। वैसे अब इस पक्ष के लिहाज से कि जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, फिर वही मोहम्मद गौरी वाली हरकतें की,
इतिहास से सीख है, लेकिन अब की बार निश्चित रूप से वो उजरा हुआ खोपड़ी भी है एक डोनाल्ड ट्रंप, जिसने माल इसे दिया है कि भाई जाकर के 2 पैसे 2-4 बोरी आटे खरीद लो। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, ये सिर्फ किस्सा गोई नहीं है। संसद में हमने 2 दिन देख लिया कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। आज आपने देखा होगा लंदन में उसका आईएनबी मिनिस्टर को पाकिस्तानी ही किस तरह किस स्तर की गाली दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की दुर्गति जो है वो दुनिया देख रही है, और हम लोग हमेशा कहते हैं ये पाकिस्तान का वजूद होना जरूरी है, लेकिन बदहाल हमारे जूते के नीचे। अब जो हरकत उसने की है उसकी परिणति आपको क्या दिखाई दे रही है? नहीं, वो मनीष जी, वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री और वो लंदन की सड़कों पर आवारा जैसे लफंगे घूमते हैं उस तरह से घूम रहा है, और सड़क पे घूम रहे पाकिस्तानी लफंगे उसकी माँ बहन दुनिया भर की गाली बक रहे हैं, उसकी पूरी पूरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इतने स्तरहीन मंत्री जिस देश की सरकार में हो, उस देश की सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी को समझौता करने में शर्म क्यों नहीं आई? कैसे उसकी बातों पे आ गए, कैसे मान लिया बिल्कुल बिना शर्त, जो है वहीं पे आपने रोक दिया। तो हम ये इसका सवाल तो है ऑडियो नहीं ना। सुना सकते हैं क्योंकि इस स्तर की चीजें हैं, भाषा है कि हम इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन ट्वीट पे है, इसको सुन लीजिएगा। ये उसका आईएनबी मिनिस्टर है, सड़क पर कुत्ते की तरह घूम रहा है, और उसको जिस स्तर की गाली पाकिस्तानी दे रहे हैं, कोई इंडियन नहीं दे रहा है, पाकिस्तानी दे रहा है कि तुम भारत के सामने हमारी बेइज्जती करा रहे हो, तुम जो है, मतलब इस स्तर की गाली तो सामान्य आदमी दे भी नहीं सकता जिस स्तर की गाली है। और ये हाँ, सड़क पे ये स्थिति पाकिस्तान की इंटरनेशनली है। ये आईएनबी मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और आप जाकर के, मुझे लगता है चूंकि वायरल है तो बहुत सारे व्यूअर्स इसको देखे होंगे। ये औकात पाकिस्तान की इंटरनेशनली है। इस लेकिन फिर पाकिस्तान में जो एक बार गलती आज कर दी है शाम 6 बजे के बाद से, क्योंकि एक आप बार देखिए, मनीष जी जी, मैं कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा स्ट्रेटजी लिया था। देखिए, सब आदमी अपने अपने ढंग का पॉलिटिक्स खेलते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इच्छा जाहिर कर दी कि अब तो एयरपोर्ट खोल दो जब सीज फायर हो गया। ये सब के सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ ही देर बाद उमर अब्दुल्ला को पता चला कि पीटा तो उसमें कश्मीर में ही जा रहा है, तो उसने खुद ही बता दिया कि भैया सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और लगातार पाकिस्तानी बमबाजिंग कर रही है। तो राजनीति सब कोई अपने अपने ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। ये देखिए, उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट करके बताया कि किस तरह से वहां पे अंधेरा है और पाकिस्तान जो है बमबार्डिंग कर रहा है। यही उमर अब्दुल्ला आधे घंटे पहले पॉलिटिक्स खेलने लगा कि जब सब कुछ खत्म हो गया, हमारे मुल्लाओं को तो हम सऊदी अरब जाएंगे। इनका तो नेशन से कुछ नहीं, मानवता से कोई लेना देना नहीं था कि युद्ध चल रहा है, इनकी प्रायोरिटी यही थी। इसी अब्दुल्ला ने थोड़ी देर में अपना स्टैंड बदल लिया, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब राजनीति के इतने रंग हैं, इतने गद्दारों की ऐसी ऐसी फौज है, अपने अपने ढंग से लोग खेल कर रहे हैं, उसमें जब ये स्ट्रेटजी सरकार की हुई है, परिस्थितियां क्या है, मुझे लगता है कि चीजें साफ होंगी। लेकिन इस सीज फायर की घोषणा के बाद सरकार के इस स्तर पर मीटिंग, उसका पब्लिकली आना, और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर भी अटैक करना, बता रहा है कि मैंने पाकिस्तान खेल क्या कर रहा है। हाँ, मैंने खेल कुछ नहीं कर रहा, मैंने खेल कुछ नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एक, ये परिस्थितियों को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान ने फिर मूर्खता की, मैंने नहीं कहा बड़ी इसने कोई बड़ी अकलमंदी काम किया। 8 बजे उसने चीन के विदेश मंत्री से बात की, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसने तोड़ दिया इस समझौते को। तो ये एक तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो पाकिस्तान की हुई है, और वो एक तरह से भारत के लिए अवसर है। और मैं अवसर, ये बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का, तो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, सवालों के जवाब तो होंगे, उससे ज्यादा और उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा अगर किसी के चेहरे पर कालिख होती है समझौते से, ये जो हुआ था, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वाहवाही लूटने के लिए पूरी दुनिया को 10 मिनट पहले बता दिया कि मेरी बात हुई है, और दोस्तों करके वो केवल लंगड़ लूटना चाहता था कि मैंने ये समझौता करा दिया। वो अपने आप को पता नहीं क्या उसकी समझ खोपड़ी में घुसा हुआ था। तो पाकिस्तान ने 3-4 घंटे के अंदर उसको बता दिया कि तुम्हारी औकात 0 है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन मनीष जी, ये बता देना हम लोगों ने कह दिया, दर्शक सुन लेंगे, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। वो बड़ा बौझड़ आदमी है, बौखल आदमी है, क्या कहूँ उसके लिए, कि जैसे हम लोगों को बुरा लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को बुरा लग रहा होगा, उससे कई गुना ज्यादा बुरा जो है डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा। और वो इसलिए लगा होगा कि एक तो उसने समझौता तो तोड़ा ही तोड़ा, और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ उस आदमी के साथ जाके खड़ा हो गया
जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं। चीन, पूरी दुनिया इकट्ठा करके उसके खिलाफ माहौल बनाना कि चीन से लड़ना है, वो उसी की गोदी में जाके बैठ गया। मैंने कहा ना, वो दुनिया के बाजार की सबसे मतलब क्या कहूँ कि वेश्या तो चरित्रहीन होती है, उन वेश्याओं में भी सबसे चरित्रहीन वेश्या जो 2 घंटे में अपना रंग बदलती है। तो कैसे उसने 2-3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात बता दी। तो ये केवल औकात बता दी तक ये मामला नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अब उसने कमर कस ली होगी और वो भी भारत की मदद भरपूर करेगा। अब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस गलती से सबक सीखकर आगे किस तरह की चाल चलते हैं, इस पर इंतजार करिए, उनके साथ खड़े हुए फिलहाल। क्योंकि अगर देखिए सर, बड़ी खबर आ गई है जो सुधीर जी लिख रहे हैं, अपने व्यूअर्स हैं बहुत सच, यही नोएडा के हैं, मिलने भी आए हुए थे, तो मुझे तब भी मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में लगा कि नहीं, इसको मैं पुख्ता कर लूं। अभी विक्रम मिश्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी गई है, इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान स्थिति को समझ नहीं रहा है, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। हाँ, पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करें। आज शाम को हुआ था। तो ये अभी का विक्रम मिश्री जी का, चूंकि सुधीर जी ने जब ये डाला तो मुझे लगा तब भी फिर भी एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं पुख्ता कर लूं, तो अभी मैंने ट्विटर देखा हैंडल से, तो विक्रम मिश्री जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, जब हम लोग लाइव पे जुड़ चुके हुए थे तब। ये मैसेजिंग कहाँ जा रहा है? भारत ने इसे फिर से मौका दिया कि तुम नंगे हो जाओ, तुम फिर से एक बार फिर से तुम मोहम्मद गौरी का जो तुम्हारा चरित्र है वो दिखा दो। नंगे नहीं हो जाओ मनीष जी, मिट जाओ। पाकिस्तान तो नंगा तो है, ये दुनिया के बाजार में नंगे की उसकी छवि है, नंगे नंगे की है उसका आचरण है। और अभी उसने नंगे ताजा की कैसे पहले, मतलब कल जाकर जो आदमी अमेरिका के पैरों में लौट रहा था और वो आज आकर रात में 8 बजे वो चीन से आंखें लड़ाने लगा, तो सोच लीजिए कितना गिरा हुआ, कितना चरित्रहीन व्यक्ति है। नंगा तो था ही, अब की उसके मिटने की तैयारी है। और मुझको मनीष जी मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अब ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है, क्योंकि अब उसने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं है। और वो चीन जो है वो फिर मैं कह रहा हूँ तब तक मदद करेगा जब तक उसको लगेगा कि छींटे उसके ऊपर नहीं आ रहे। जरा आप गौर कर लीजिए चीन की मक्कारी और चीन की कायरता, ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि चीन ने उसको मदद करी है, थोड़ा हथियार दे दिया, थोड़ा पैसे दे दिए हैं, लेकिन चीन के विदेश मंत्री का कोई बयान ऐसा नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान से लड़ेगा। वो इसको लड़वाता रहेगा, लेकिन ये ज्यादा दिन लड़ने की हैसियत में नहीं है। और इसके जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो तो 6 हवाई अड्डे सेना नष्ट कर चुकी, तो वो अब ये सुधारने की औकात इसकी नहीं है। और अगले 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से इसका पूरा एयर स्पेस खत्म, क्योंकि वो सब हवाई अड्डे पे खड़े खिलौनों की हैसियत उनकी हो जाएगी, वो पूरी एयर स्ट्रिप उसकी बिक्री होगी, हवाई उड़ने लायक नहीं होंगे। और अभी मैं बता दूं कि अपने पूरा उसने जो अपना एयर स्पेस है पाकिस्तान का पूरा ब्लैंक कर दिया है, पूरा अब वहां कोई जहाज नहीं उड़ रहा, तो वो जानता है कि उसके साथ अभी एक खबर आ रही है सर कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र को संबोधित करेगा 11:45 में भारतीय समयानुसार या पता नहीं पाकिस्तान के समयानुसार। लेकिन जब मैं विक्रम मिश्री का अभी जो बयान आपको मैंने सुना, यदि मैं दोबारा सुना पाऊं स्क्रीन पे, तो क्या ऐसा माना जाए कि भारत जो 48 घंटे का समय दिया है, भारत अपनी तरफ से इस समय में गलती नहीं करेगा, पाकिस्तान को गलती करने का बार बार अवसर देगा, यदि ये खुल पाता? खैर वो मैंने सुना ही दिया है, चलिए कोई बात नहीं, वो मैंने सुना दिया अभी जो विक्रम मिश्री जी का। ऐसे कंडीशन में जो युद्ध विराम जो अभी हुआ है, इस कंडीशन के बाद क्या आपको लग रहा है कि भारत ये रात भर फिर जिस तरह से परसों रात में जो पूरी रात, तो मतलब ऐसे होता है ना कि परसों रात तो पूरी रात वन साइडेड कुटाई की थी भारत ने, एक तरफा मतलब मार जूता मार लात ठीक कर दिया। उसके बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने कल की रात और आज दिन में भी एक तरफा ही मार रहा था। वो कोई भारतीय सेना की कहीं वो समकक्ष वो कहीं ठहरते नहीं, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है भारतीय सेना के साथ, तो उसको मार ही खाना है। लेकिन अब वो चीन के साथ, और फिर मैं बता रहा हूँ कि उसके जो जनरलों ने सौदा किया है वो भी भागने के प्लान बनाए हैं। और इसको समझ लीजिए, जितना चीन पैसा देगा उसमें से आधा वो गायब करेंगे, विदेशों में भेजेंगे, ताकि वो छोड़ के जब भागे तो उनकी कमाई हो जाए। लड़ने की कोई हैसियत नहीं है और भारतीय सेना इसको बहुत बुरी तरह मारेगी। इसीलिए हम लोग का जो थंबनेल है
कि पाकिस्तान का अंत सुनिश्चित हो गया है। लेकिन अब ये हम लोग उम्मीद करते हैं, ये पूरी आशा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई आत्मघाती समझौता नहीं करेंगे। वो वजह बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उन्होंने क्यों किया था, काहे किया था, लेकिन अब ये दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कुलभूषण जाधव भी है और पहलगांव का एक भी हत्यारा अभी तक पकड़ में नहीं आया है। कह रहे हैं आनंदीप जी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की सांठगांठ हो सकती है पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए? सीज फायर तो एक नाटक था। अब ये सब चीजें तो हम लोग बस अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन सबसे नहीं महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही है अभी वो ये कि नहीं मनीष जी, वो सीज फायर तो तोड़ा तो पाकिस्तान ने है, तो हाँ। अगर इनकी साठ-गांठ है तो वो कैसे उसमें शामिल है? वो नहीं, वो नीच टाइप का आदमी है, जहां उसको पैसे मिल जाए वो उसी हिसाब से नाचता है। देश से उसका कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनरल उन्होंने सौदा किया होगा, चीन ने कोई बड़ी मोटी रकम बताई होगी, तुमको इतने करोड़ दे देंगे, 100 करोड़ 500 करोड़, और वो अपना ले जाके बाहर से उसको शिफ्ट करेंगे, पाकिस्तान फिर पिटेगा। तो ये साठ-गांठ वाली बात दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। अन्ना साहब के सतीश मिश्रा जी, चीन के विदेश मंत्री का बयान, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को हर संभव मदद करेंगे। मुझे वही लग रहा है कि शायद ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में, इसका आर्मी चीफ और ये सब इसी चक्कर में, क्योंकि इतिहास रहा इन लोगों का कि पैसा कमाओ और भाग जाओ, तो हो सकता है ये भी एक अपने आप में एक कोई ना कोई वजह होगी। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री बता रहा, अभी उसका कोई सेपरेट बयान नहीं आया उसका विदेश मंत्री का। मैं मोदी जी का अच्छा खासा आलोचक रहा हूँ, युद्ध स्टॉपेज पर नहीं, अपने 12 तारीख देख लें, इतनी शीघ्र परिणाम नहीं समझ आता है, लेकिन पीछे मुड़ने का समय नहीं है। बस हम यही अब ले जाना चाह रहे थे हम लोग, इसी बात को जो ये भाई कह रहे थे कि क्या भारत आज रात में पटक पटक के फिर मारेगा, या फिर 12 तारीख के दोपहर 12 बजे तक का इंतजार किया जाएगा, 4 बजे तक, शाम तक का? नहीं मनीष जी, 3-4 दिन तो लड़ने तो, आज इसका समझिए चौथा दिन है फुल अगर वार की आप बात करिए। 1-2 दिन और मान लीजिए, अगर क्या, अब तो ये तो चलना ही चाहिए जब तक ये खत्म ना हो जाए। और क्योंकि इससे केवल भारत का भाग्य नहीं जुड़ा हुआ है, भारत के पास तो यूके आएगा ही आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बलूचिस्तान और उधर अफगानिस्तान, अगर ये बीच में इस तरह से, जैसे आज शाम को दगाबाजी हो जाती बलूचिस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, अब क्या चल रहा था, कौन लोग बैठे थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो क्या दबाव था, कैसे दबाव था, वो शायद कभी ना खुले, या हो सकता कभी खुल जाए, कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मन का समझौता वो नहीं था। नहीं तो वो तत्काल आ गए होते सामने, घंटे 2 घंटे के बाद आ गए होते सामने। वो नहीं आए, अभी तक नहीं आए, और ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे। अब ये इस पर अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनको ईश्वर ने कि दोबारा फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि अब की मार मार जूते इसको संट कर दो और इसको इस लायक कर दो कि अब ये दोबारा सर उठाने लायक ना रहे। बिल्कुल, देखिए लोग, अब वही चीज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे यूएस से हैं, untrustworthy Pakistan exposed itself once again by violating the ceasefire. Worst decision for itself, but best scenario for Bharat to retaliate. I hope India takes this opportunity to achieve its motive. जय हिंद। जो हम लोग बात कर रहे हैं वही बात कह रहे हैं भाई वीएस जी, और ये कह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में, तो कितने पूरे दुनिया में, चूंकि अब ये यूएस में रह रहे हैं मेरे ख्याल से, तो अब ये चीजों को ज्यादातर, मुझे कई अपने यूएस के जो एनआरआई है वो कहते हैं, मनीष जी, ये चाहे ट्रंप हो चाहे वो ये अमेरिकों का एक अपना एक चरित्र होता है। कुछ लोगों का मैसेज आज सुबह भी आया हुआ था इस घटना से पहले, तो चीजें बहुत कुछ साफ है। लेकिन फिर वही चीज जो बस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लिख रहे हैं कि ये एक अवसर दे दिया पाकिस्तान ने, इस सिनेरियो में भारत के हाथ एक तरह से मजबूत कर दी। पाकिस्तान ये क्या ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से माल खाने के लिए, जो होता है ना, जो एक तरह से कर्जखोर जो होता है कि आपसे पैसा ले लिया, उसे दे देंगे, ये इस तरह से चारों तरफ से पैसा लेने का। तो अमेरिका से कल वर्ल्ड बैंक से पैसा पा गया, फिर उसके बाद चीन को लग रहा होगा कि यदि हमें तो मौका मिला था, ये दोनों उलझेंगे, पाकिस्तान के साथ अपना हथियार बेचेंगे, अमेरिका से जो हम बिल्कुल आइसोलेट हो रहे हैं पूरी दुनिया से, अपने आप को स्थापित, क्योंकि चीन तो चाहेगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध उलझा रहे। ऐसे कंडीशन में क्या चीन से पैसा पा करके ये जिसने सीज फायर की, ऐसी गलती पाकिस्तान, मतलब कैसे पाकिस्तान ऐसी गलती कर कैसे सकता है? क्योंकि ट्रंप यदि मारेगा तो और बहुत मार मारेगा। यदि भारत और अमेरिका मिलकर के यदि मारना शुरू करेगा तो क्या होगा इसका?
मनीष जी, दर्शकों से कहूंगा जरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, कर्जा लेके कोई लड़ नहीं पाया, कर्जा लेकर कोई नहीं लड़ पाया। और चीन का चरित्र क्या है, तो ऐसा नहीं कि वो पूरे लुटा देगा इसके ऊपर। जिस यूक्रेन को पूरी दुनिया मिलकर फाइनेंस कर रही थी, कर्जा दे रही थी, उसने क्या उखाड़ लिया, वो दिन पर दिन तबाह होता चला गया। आज की तारीख में बिल्कुल उसके एकदम खत्म होने की कगार पे है। तो यहाँ अकेला चीन उसकी मदद करेगा, और कितनी मदद करे छोड़ दो। ये चीन को भी चूना लगा रहा है, फिर बता रहा हूँ। और इसको अगर ये आगे बढ़ता युद्ध, तो आप इसका परिणाम देखिएगा। और वो भी आपको पिछली याद दिलाता हूँ कि ये चीन को चूना लगा रहा है कि चीन से जितना पैसा मिल जाए ले लो, थोड़ा बहुत इधर उधर हथियार दिखाएगा और बाकी पैसा शिफ्ट करके जनरल भी भागेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इस लड़ाई का अंत क्या होना है। चीन इनको पैसा दे देगा ना, हथियार दे देगा। हथियार की चीन की औकात पता चल गई। एयर डिफेंस सिस्टम चीन का था, वो जो जहाज थे JF-17 वो भी चीन के थे। उनको मार के भारत ने मिट्टी मिला दिया। उसके JF-17 जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको कूड़ा हो गया। और एक और बता दूं दर्शकों को कि चीन क्यों चाह रहा है कि लड़ाई चलती रहे, कि साउथ अफ्रीका जो है, इसका जो चीन का जो जहाज है JF-17, उसका सौदा करीब करीब फाइनल था चीन के साथ। साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया इस युद्ध के बाद, जब उसने देखा कि इतना बुरी हालत में है कि भारत के आर्डिनरी मिसाइल उसको गिराए दे रही हैं, तो उन्होंने कहा इतना महंगा आप क्यों खरीदेंगे। तो वो चीन को अब घबराहट ये हो गई है कि पूरी दुनिया में जो हथियार बेचता है वो तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से इसको जिंदा रखना चाहता है, इसको लड़ाते रहना चाहता है। तो पाकिस्तान को बड़ा आसानी नहीं होगा, लेकिन वो लुटेरे टाइप के उसके जनरल हैं, वो लूट पाट के निकल लेंगे। जैसे 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो नवाज शरीफ बाद में भाग गया था, वो पैसा लेके भाग गया था। बाद में मुशर्रफ ने किया, जब मुशर्रफ वहां छोड़ा तो मुशर्रफ पैसा लेके भाग गया। तो वो वहां का जो राष्ट्र प्रमुख हो जाता है, चाहे सेना का हो चाहे सिविलियन हो, वो केवल एक बात को निगाह रखता है कि कहाँ से ज्यादा पैसा बटोरूं, उसके बाद निकल जाओ। तो ये वही काम इस समय असीम मुनीर के भी दिमाग में घूम रहा होगा। और एक बड़ा घटनाक्रम जो हो गया है, अभी उसकी पुष्टि नहीं हो रही है, दर्शक उसको समझ लें, या अभी देखें कहीं पुष्टि होगी तो मुझे बताएं। कि आज बता रहे हैं कि इमरान खान की हत्या हो गई जेल के अंदर। बिल्कुल, कुछ लोग लिख रहे हैं कि जेल में शायद उसकी हत्या, क्वेश्चन मार्क कर कह रहा है, खबर पुख्ता नहीं हो पा रही है कि इमरान खान की हत्या हो गई है क्या। क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी जो है यदि संबोधन है, मुझे नहीं लग रहा कि भारत उसको लाइव दिखाएगा। हो सकता है रिकॉर्डेड यदि मिले तो उसके बाद दिखा सके। लेकिन बड़ी खबर तो यह भी, उसमें मनीष जी जो खबर आ रही, दो तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि उसको जहर दे के मार दिया है, और एक खबर यह है कि उसके शरीर पर 48 चाकू मारने के निशान हैं। अब वो पुष्टि होगी, जब आते हैं तब पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से चल रहा है। तो इमरान खान का मर जाना भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इंटरनल राजनीति में, क्योंकि वहाँ की जनता उसी के साथ है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, इन पब्लिक उसी के साथ है। और पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इमरान खान की मौत के बाद। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए भी सेना ये नाटक करेगी। बिल्कुल, इसीलिए अब सबके अपने अपने करें, समझौता तो जरूर होगा, सबका डीएनए एक है। आखिर सर इस विराम इस काज को, चूंकि मुझे चूंकि स्थिति आज ये है कि बड़ा पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि जब तक सरकार का आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक चीजें बहुत मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, अगले 2 दिन की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है, अगले 48 घंटे जिसकी बात की गई है? अगले 48 घंटे नहीं मनीष जी, आज की रात ये तय कर देगी कि पाकिस्तान का अंत निश्चित है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी किसी समझौते से नहीं रुकने वाले। समझौता कराने की एक आदमी की ताकत थी, उसने अपनी टांग अड़ा के देख ली, उसका मुंह बड़ी बुरी तरह काला हुआ। तो वो अब वो हो सकता है वो इस बात पर जोर दे कि समझौता नहीं करना है। वो जिस मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी बेइज्जती बहुत बुरी तरह से हुई है, पूरी दुनिया में बेइज्जती उसकी हुई है। और 2 ही आदमी ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी आप कह सकते दबाव जो लोग डाल सकते हैं। एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे का नाम है व्लादिमीर पुतिन। लेकिन ये मैं शुरू से मानता रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। और दर्शकों को बता दूं कि ये जब युद्ध शुरू होने से पहले ये वहां भी दंड पेल के आया था, पाकिस्तान पुतिन के पास भी गया था कि कुछ अब क्या बात की कैसे बात की तो नहीं मालूम, लेकिन वो गया इसीलिए था कि भारत के ऊपर थोड़ा दबाव बनाए। और पुतिन ने कुत्ते की तरह इसको फटकार के वहां से भगा दिया था। इसकी समझ में आ गया था कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो जाके वहां ट्रंप के तलुए चाटने लगा। अब ट्रंप को दांव दिया है तो चीन के तलुए चाट रहा। तो ऐसे अराजक चरित्र के व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनका एक ही इलाज है। और मैं जो मनीष जी का सवाल था कि 2 दिन 3 दिन, आज की रात में इतनी बुरी तरह मार पड़ेगी इसको, आगे आने वाले 2 दिन तो बिल्कुल बराबर कर देंगे। मैं मनीष जी से सरगोदा हवाई अड्डा है,
सरगोदा का हवाई अड्डा, रावलपिंडी का हवाई अड्डा और जैकबाबाद का हवाई अड्डा, जो उसके 16 हवाई अड्डे हैं, उनमें 3 सर्वाधिक सुरक्षित हवाई अड्डे माने जाते थे और तीनों को ध्वस्त किया है 3 दिन के अंदर हमारी सेना ने। बाकी तो इसके छुटपुट वाले हैं। तो जैकबाबाद में समझिए F-16 रहता था, वहां खत्म किया है। रावलपिंडी तो मेन है इसका। और सरगोदा 65 की लड़ाई में भी था, सरगोदा 71 की लड़ाई में भी था। तो इस तरह के जो हवाई अड्डे नष्ट किए हैं, तो और इसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तो खत्म ही, तभी चाहे जहां चाहे वहां मार रहा है। और आज दिन में भी मार रही थी सेना। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये 2 दिन लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहेगा और ये 48 घंटे के अंदर ये फिर आएगा चरणों में। लेकिन अब की इसको माफ नहीं करना है। अब की इसके साथ समझौता जब हो तो हाफिज सईद की कीमत पे हो। अब की इसके साथ समझौता कुलभूषण जाधव की कीमत पे हो। अब की इसके साथ समझौता लकीरुर रहमान जकवी की कीमत पे हो। अब की इसके साथ समझौता दाऊद इब्राहिम की कीमत पे हो, तब इसके साथ समझौता हो, अन्यथा समझौते कोई सवाल नहीं। सुधीर सैनी जी करें, चीन फॉरेन मिनिस्टर ने अजीत डोभाल को फोन किया। अजीत डोभाल ने क्लियरली बोल दिया है कि वार इज नॉट इंडिया चॉइस। अब इस परिस्थिति में दिखता है कि क्या कुछ होना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत ने कहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस, जो डिफेंस एयर स्पेस है, उसको जब ध्वस्त कर दिया गया तो पाकिस्तान ने नागरिक विमान से भारत पर हमला किया। और यह कहा जा रहा है कि एक छल था कि यदि भारत नागरिक विमान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान रोना शुरू कर देगा कि हमारे नागरिक विमान पर हमला कर दिया गया, आम आदमी को मारा गया। तो पाकिस्तान इस स्तर के छल पे उतरा, नागरिक विमान से भारत की सीमा पर जो है वो कुछ चुटभइये बारूदी बम गिराए, जिससे कुछ इलाके जो है प्रभावित हुए। इस लिहाज से भारत, ये बात भारत की जो मिलिट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा गया। तो हो सकता है कि तमाम चीजें ऐसी थी कि पाकिस्तान हताशा में सब चीजें कर रहा था। लेकिन ये रात अंतिम और ये रात भारी है। हम सब इंतजार करते हैं इस रात में क्या कुछ होता है। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ तो इसने मनीष जी ऐसा काम किया है कि सऊदी अरब अलग आग से उबल रहा है। कि वो जो आपने कहा ना कि वो यात्री विमान से इसने हमला कर दिया, और इस सबसे खास बात है कि जब इसने हमला किया उस समय इसने अपना पूरा एयर स्पेस खोल रखा था और उसमें ज्यादातर विमान यूएई और सऊदी अरब के थे। तो इसका केवल एक ही मंशा था कि भारत वहां से कोई मिसाइल मारे, भारत को ऐसा अटैक करे कि सऊदी अरब के यात्री मर जाएं, यूएई के यात्री मर जाएं, तो ताकि उनका सपोर्ट इसको मिल जाए। और वो पूरी रिपोर्ट बना के भारत सौंप चुका है। तो सऊदी अरब एक तरह से उबल रहा है इसके ऊपर कि इसने किस तरह से उसके लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो वहां पे नंगा पूरे देश में हो चुका, कहीं दुनिया में कुछ बचा नहीं है इसके पास। अभी जैसे हाथ पाँव मारा डूबते को तिनके का सहारा, उस हिसाब से बात कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए लोग इंतजार करते हैं। चलिए इस रात का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान ने कह कि इतनी बड़ी गलती कर ली है कि उसकी तबाही अब साफ साफ तय दिखाई दे रही है। बस मुझको लगता है, मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि अब इसका अंत निश्चित है, अंत इसका तय है, निश्चिंत रहिए। उस अंत का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बलूचिस्तान पैदा होता है, कब खैबर पख्तून पैदा होता है और कब पीओके का जिस दावा जो गृह मंत्री ने किया वो पूरा होता है। और इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जैसे अभी आए थे ना कि वो इस्तीफा देते हैं उतर जाएं, तो जो आदमी कहते उसकी जगह लाएं किसको, उसका नाम बता दो बस। और अभी किसी सज्जन ने लिखा था कि योगी जी, तो अभी योगी जी इस योग्य नहीं है कि उनको मोदी को उतार कर उनकी जगह बैठा दिया जाए। बहुत साफ बोल रहा हूँ, अभी योगी जी को अभी लंबा समय उनको गुजारना पड़ेगा। यही उतावलापन जो है ना राष्ट्रवादियों के साथ, यही होता है कि कई बार वो कहते हैं भाई क्यों ये देशद्रोही कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना प्रभारी क्यों है। वो किसी चीज के अपनी चीजों पर स्टेबल रहता है। ये थीथरे लोग होते हैं कि जो तुरंत अपना स्टैंड बदलते हैं, इसीलिए आप उस पर भरोसा करते हैं। जी और मनीष क्योंकि इन कांग्रेसियों की बात कर दी, तो हम लोग आज का तो खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा टॉपिक रह गया सर, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण, चूंकि हेडिंग में मैंने डाल दिया था। एकाएक इंदिरा गांधी ट्रेंड कर दी और पूरा कांग्रेस थी, खास करके अशोक गहलोत से शुरू हुआ, तो कांग्रेस आज इंदिरा गांधी को नायक बनाने के लिए उतर गए और पूरा इकोसिस्टम स्टैंड ही चेंज कर दिया एकदम से। मनीष जी जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या इनको कहा जाए। इंदिरा गांधी से तुलना कैसे कर सकते हो प्रधानमंत्री मोदी की, या इस समझौते की तुलना शिमला समझौते से कैसे कर सकते हो। इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया था 93,000 सैनिक वापस किए थे पाकिस्तान के। इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया था लाहौर की जमीन वापस की थी पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने वापस क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने वापस क्या किया? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ठीक यहाँ पे युद्ध विराम आज।
अब वो युद्ध विराम 12 तारीख को डीजीएमओ की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा कि क्या शर्तें होंगी। अब तो खैर बात काम ही खत्म होगा, ना डीजीएमओ बैठक होगी ना शर्तें तय होंगी। लेकिन जो समझौते का प्रारूप आया था तो ये था कि 12 तारीख को डीजीएमओ बैठेंगे, उसके बाद शर्तें तय होंगी, क्या होती शर्तें कैसी होती। कम से कम कोई ऐसा जीता हुआ तो जमीन तो दे नहीं दी थी, किसी बंदी बनाए आदमी को तो वापस नहीं कर दिया था। इंदिरा गांधी ने 93,000 आदमी मनीष जी वापस किए थे। लाहौर की जमीन पूरी कब्जा थी, उसको वापस किया था। तो ये कांग्रेसी पता नहीं कौन सी दारू पिए रहते हैं, कौन से नशे में धुत रहते हैं कि वो 72 का जो शिमला समझौता है उससे तुलना इसकी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मतलब अपने आप को कहते हैं तुम इस देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ हो जाहिल हो, तुम उस अनपढ़ हो जाहिल से ज्यादा को तुम मदरसा साहब लगता है 1400 साल पुरानी रद्दी जो पढ़ते हो, उसके अलावा तुमने दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी। अगर पढ़ते तो शर्म आ जाती तुमको। चाहे इंदिरा हो चाहे नेहरू हो, उस पर हम लोग बात करेंगे मनीष जी की, अभी जरा ये बड़े हुआ है। लेकिन आपने कोई जिक्र छेड़ दिया तो ये मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रहा था तो मुझे लगा व्यूअर्स चाह रहे होंगे, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति आज पूरे कांग्रेस की इकोसिस्टम ने बना दिया कि इंदिरा पता नहीं कितनी महान थी, इंदिरा ने क्या क्या किया। इंदिरा निश्चित रूप से कम से कम कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों से इंदिरा निश्चित रूप से प्रभावशाली थी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब आप उसकी तुलना मोदी के इसे 11 साल के काम से करते हैं तो बहुत बौना नजर आने लगेगा सब कुछ। बता देते मैंने बता दिया कि इंदिरा ने क्या क्या वापस किया, तुमने क्या क्या, मोदी ने क्या वापस किया बताओ। स्वास्तिक जी मुझे एनआरआई ही हैं, वो भी यूएस से ही। मुझे पाकिस्तान की क्षमता पर पूरा यकीन था, पता था कि वे अपना वादा नहीं निभाएंगे। मोदी जी को अब वह करना चाहिए जो इंदिरा जी नहीं कर पाई। हाँ, ये लाइन उन्होंने अंतिम लाइन दे दी समापन के समय कि इंदिरा जी जो नहीं कर पाई वो करने का है। और मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है कि अब सरकार वो करेगी। और मैं थोड़ा और आगे जोड़ दूं मनीष जी की, इंदिरा गांधी के मरते दम तक और आज भी इंदिरा गांधी वो 93,000 छोड़ दिए गए, वो तो युद्धबंदी थे, वो कन्वेंशन होता है, वियना कन्वेंशन है, वो छोड़ने ही पड़ते हैं। 2 साल बाद छोड़ती, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये कहा जाता कि इतने ज्यादा अपर हैंड ले लिया था सेना ने कि इंदिरा गांधी उस समय पीओके वापस ले सकती थी, जो इंदिरा गांधी ने नहीं लिया। ये एक उनका धब्बा है उस कार्यकाल का, उस युद्ध का। उस धब्बे को दूर करने का मौका इनके अभी तो दे दिया था परिस्थितियों ने, और दोबारा फिर थाली में सजा के दिया है। और आपकी तो समझिए बोनस के साथ दिया है कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में बलूचिस्तान भी बनेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी। बिल्कुल, चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि आज रात का क्या होता है और किस तरह से जो पाकिस्तान ने जो गलती की है उसकी सजा उसे क्या मिलती है। तो कुछ कभी कभी थोड़ा सब्र और संयम की भी जरूरत होती है। इस विश्लेषण से हम लोग यहीं विराम देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।